पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी। प्री ओपनिंग सेशन में एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है मजबूती के संकेत। 30 अंक ऊपर 7,500 के बेहद करीब खुलेगा। जी हाँ, 7,500 में इसलिए कह रहा हूं, आपको लग रहा होगा निफ्टी तो दिख रहा है 7,471 पर, लेकिन डिस्काउंट भी तो देखिए, कल 26 पॉइंट के डिस्काउंट पर बंद हुआ है निफ्टी, तो 26 पॉइंट जोड़ लीजिए, लगभग 7,500 के आसपास आप खुल जाएंगे निफ्टी पर। इंटरेस्टिंग लेवल होगा वो देखना स्क्रीन पर। देखते हैं एशियाई बाजारों में सुस्ती का माहौल है, भारतीय बाजार कितनी तेजी दिखा पाते हैं। रुपए की चाल पर भी हम नजर रखेंगे, जहां पर अच्छी रिकवरी धीमे धीमे करके आती हुई दिख रही है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रह सकता है, उनमें से एक है जगह टेलीकॉम शेयरों की। मयूरेश, राय दीजिए, क्या कहीं कोई टेलीकॉम शेयरों में खरीदारी का मौका या बिकवाली का दिखता है? क्योंकि देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने तो बोल दिया कि जो कुछ भी फैसला लिया है पेनल्टी लगाने का, वो लागू करना पड़ेगा 1 जनवरी से। अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है इस मामले की, राहत मिलेगी या नहीं, फैसला तो तुरंत आना मुश्किल ही लगता है। टेलीकॉम शेयरों पर क्या करना चाहिए? क्या भारतीय आइडिया, आरकॉम, कहीं कोई खरीदारी या बिकवाली का मौका दिखता है आपको? नहीं अनिल जी, आई थिंक ये ओवरहैंग तो बिल्कुल बना रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम कोर बिजनेस फंडामेंटल्स देखें, आई थिंक कहीं ना कहीं सारी कंपनी स्ट्रगल कर रही हैं। एक्सेसिव डेट लेवल्स है, लेवरेज बैलेंस शीट्स हैं, और ऑब्वियस रीजंस की वजह से आई थिंक जो स्पेक्ट्रम के लिए उन्हें पेमेंट्स देने पड़े, आई थिंक दैट इज टेकिंग अ टोल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टावर एसेट्स हो उनके या नेटवर्क स्ट्रेंथनिंग के लिए हो, वहां पे केपेक्स करना बहुत जरूरी हो जाएगा। 700 मेगाहर्ट्ज की जैसे हम बैंड प्राइसिंग सुन रहे हैं, काफी एक्सपेंसिव हो सकती है इफ दीज कंपनी स्टार्ट बिडिंग फॉर दैट। और चौथी इंपॉर्टेंट बात आई थिंक, जो हम मिनट्स ऑफ यूसेज देखते हैं, जब हम आरपूस देखते हैं, स्पेसिफिकली वॉइस साइड पे और डेटा साइड पे, कहीं ना कहीं एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड सा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन प्रेशर्स, कॉम्पिटिशन फियर्स और रिलायंस जियो का जो लॉन्च हो सकता है, विच कैन बी वेरी वेरी एग्रेसिव, मुझे लगता है ऑल दीज फैक्टर्स कैन कीप दिस स्टॉक्स इन चेक। तो आई थिंक वॉल्यूम ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग एट डिसेंट पेस, बट आरपूस आर प्रॉब्ली कंसोलिडेटिंग और डिक्लाइनिंग। तो मुझे लगता है आई थिंक वीकनेस ये शेयर्स में जारी रह सकता है, एंड आई बिलीव दैट द टेलीकॉम सेक्टर माइट अंडर परफॉर्म। ओके, तो ये है राय इस वक्त टेलीकॉम सेक्टर पर। फिलहाल दूर रहे, वैसे भी हाईकोर्ट ने तो यही कहा है कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जनरली हाईकोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट बदलेगा नहीं बदलेगा, कब बदलेगा वो देखना होगा। तो बहुत बड़ी तेजी का कोई कारण तो फिलहाल नहीं दिखा, लेकिन तेजी दिख रही है मामूली सी। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में 60 अंक ऊपर है सेंसेक्स, और निफ्टी आपको दिखेगा 17 अंक ऊपर। क्या मजबूत है निफ्टी में? ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर, क्योंकि केन और ओएनजीसी टॉप लीडर है। कुछ डिफेंसिव शेयरों में खरीदारी दिख रही है, सिप्ला, लीवर, डॉक्टर रेड्डी, ये शुरुआती कारोबार में थोड़े से मजबूत होते दिख रहे हैं। रुपए पर एक और मजबूत ट्रेड ओपनिंग रुपए की 64 रुपए 23 पैसे, तो जो अपने लोअर लेवल से लगभग ₹1.5 से ज्यादा की रिकवरी आ चुकी है डॉलर के सामने रुपए में। तो करेंसी मार्केट से और अच्छा संकेत तो हेमंत शुरुआत करने के लिए एक और हमें रीजन मिल गया है कि हम मजबूत शुरुआत करने चाहिए, और 7,500 के आसपास इस वक्त 6 हफ्ते के हाइस पर जाकर समाप्ति हुई थी, 20 पैसे की मजबूती देखने को मिली थी, और जिस तरह से एफआईएस के फ्लोज लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आप देखिए वही सहारा दे रहा है। 3 दिन में 5,200 करोड़ रुपए एफआईएस भारतीय बाजारों में निवेश करें कैश मार्केट में, तो यहाँ पर तेजी बननी लाजमी है। बिल्कुल, करेंसी मार्केट मजबूती के संकेत देता हुआ, और इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर करेंसी से संकेत है तो थोड़ी संकेत तो तेजी के हम वहां से लेंगे ही हमारी शुरुआत में। लेकिन एफआईज कहां पर तेजी और मंदी के मौके देख रहे हैं, रिपोर्ट्स कहां आती दिख रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही है नियति। और नियति, पहले तो ये बताइए, हीरो मोटोकॉर्प और जस्ट डायल, इन दो शेयरों पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं एफआईज की आज? कल की शानदार तेजी के बाद जस्ट डायल पे आज ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। दोनों ही ब्रोकरेजेस जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी कॉन्ट्रा कॉल है, एक बाई की सलाह दे रहा है, एक न्यूट्रल का कॉल दे रहा है, मगर दोनों ही अपने टारगेट प्राइस घटा रहे हैं। यूबीएस न्यूट्रल का कॉल अपना मेंटेन कर रहा है, टारगेट प्राइस 925 से घटा करके 650 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 10 से 15 रुपए की और कमजोरी इसमें आ सकता है। जेडी ओमनी, जो कि इनका एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, उससे बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप सुधरते हुए नजर आएंगे, जिससे इनका जो कर्ज है वो कम होगा, मगर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए न्यूट्रल का कॉल है। 650 तक के लक्ष्य जस्ट डायल पे यूबीएस दे रहा है, मगर नोमुरा निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने तगड़ा कट किया है, 450 रुपए का इनका टारगेट प्राइस कट हुआ है। 1415 रुपए का इनका लक्ष्य था, जिसको अभी ये घटा के 970 का कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा भाव से अभी भी 45% की अपसाइड यहां पे आपको देखने को मिल सकती है। इनका मानना है कि स्टॉक का जो अभी हाल फिलहाल में करेक्शन हुआ था वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, बहुत ज्यादा है।
हालांकि रिकवरी में अभी 3 से 4 क्वार्टर्स लग सकते हैं, मार्जिन्स में भी दबाव रहेगा, मगर जो नए प्रोडक्ट्स हैं जेडी ओमनी और जो सर्च प्लस है वो लंबी अवधि के लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं, इसलिए निवेश करके चलिए। 950 तक के लक्ष्य आपको जस्ट डायल दिखा सकता है। हीरो मोटोकॉर्प पॉजिटिव्स सारे के सारे प्राइस्ड इन है, ऐसा मानना है कोटक का, इसलिए फिलहाल अपनी जो रेटिंग है बाय से राउंड रेट करके ऐड करें, यानी होल्ड करने की सलाह अगर आप मान सकते हैं। मगर टारगेट प्राइस 3000 से बढ़ा करके 3050 का कर दिया है। क्यों? क्योंकि टू व्हीलर की इंडस्ट्रीज की जो वॉल्यूम्स है वो अगले साल 7% के आसपास इनको ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प और जस्ट डायल ये दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर नजर है। नियति की इंपॉर्टेंट एक बात ये भी है कि जो बायबैक है वो खत्म हो रहा है अगले हफ्ते 10 मार्च को। पूछेंगे मयूरेश से कि जस्ट डायल पर उनका क्या कॉल है, लेकिन नियति पहले आप ये बताइए कि मिड कैप कंपनियों में जिस तरह से एक्शन देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, कोई एफआई ब्रोकरेज हाउस जो बुलिश हो मिड कैप कंपनियों पर, क्या राय निकल कर आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। पीआई इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, दिग्गज ब्रोकरेज हाउस आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। टारगेट प्राइस उन्होंने 740 से बढ़ा करके 800 रुपए तक कर दिया है। 35 से 36% की मौजूदा भाव से तेजी मिल सकती है। क्रॉप प्राइस रिकवरी का इनको फायदा होगा अगले साल। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि FY20 यानी अगले 4-5 साल तक इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% के आसपास ग्रो करती हुई नजर आएगी। और ईपीएस अनुमान इन्होंने बढ़ाए इस बार अगले साल के लिए और इस साल के लिए, दोनों के लिए 5% और 9%। यहां पे आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। SRF पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच अपना टारगेट प्राइस बढ़ा रहा है। 1547 का इनका लक्ष्य था जिसको बढ़ा करके 1642 तक का कर रहे हैं। 43% का मौजूदा भाव से आपको अपसाइड दिख सकता है। 17 और 18 यानी अगले 2 साल के लिए ईपीएस अनुमान 2% और 1% का ये अनुमान लगा रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल्स में स्पेशली ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी देख रहे हैं, इसलिए आपको SRF में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। और JSW एनर्जी, गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का कॉल दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 81 से घटा के 77 का कर दिया है। कोयले की जो कॉस्ट है वो एक बड़ा रिस्क हो सकता है, और दूसरा जो जिस तरह से रुपी अगर डिप्रिशिएट होता है वो एक डाउनसाइड रिस्क हो सकता है, इसलिए फिलहाल अपना टारगेट प्राइस घटा रहे हैं। ओके, तो ये तमाम मिड कैप स्टॉक से जो एक्शन में रहेंगे आज इन तमाम रिपोर्ट्स के दम पर, लेकिन एक्शन ट्रेडर्स के लिए भरपूर होता है 7:30 से 8 के बीच में, जब खेला जाता है स्टॉक 2020 का मैच। लेकिन अगर आपने मिस किया है तो कोई बात नहीं, इस वक्त देख लीजिए कौन से हैं आज के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज हमारे दोनों कैप्टन्स की तरफ से। एक क्विक रिकेप। जल्दी से देख लेते हैं दोनों ही टीम्स किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर सिलेक्टर्स आज काफी बुलिश हैं, बैंकों के ऊपर सिलेक्टर्स आज काफी बुलिश हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से देखिए FNO की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में आज निवेश करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। NCC में तेजी करने की राय है। HCC, पुंज लॉयड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली बन सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी समीक्षा करने के ऊपर एक अहम बैठक बुला रहे हैं, उसका फायदा इसको मिलेगा। सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक और इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे PSU बैंक्स हैं जो मर्जर एंड एक्विजिशन के बड़े कैंडिडेट्स हैं। बड़े बैंकों के साथ अगर इनका विलय होगा तो काफी फायदा हो सकता है। और आप देखिए आज जो 2 दिन की ज्ञान संगम की बैठक आज से शुरू हो रही है, उसके चलते इन स्टॉक्स के ऊपर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पर ISCI और फ्री के तौर पर ओरिएंट ग्रीन पावर पर भी सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। मेरी पूरी टीम पे आप नजर डालिए, यहाँ पे भी खरीदारी का पूरा रुझान है। HMT और IIT खबरों के चलते इस पर तेजी रहेगी, और HMT में जिस तरीके से रिवाइवल की बात चल रही है हैवी इंजीनियरिंग यूनिट को, वो एक बड़ा फायदा होगा यहाँ पे। वहीं अशोक लीलैंड बड़ी एक डील हुई है, और साथ ही कमर्शियल व्हीकल्स में अच्छी तेजी देखने को मिले, खरीदारी करिए। बैंक पे फोकस है, विजया बैंक और केनरा बैंक दोनों ही में लगता है खरीदारी करनी चाहिए। ज्ञान संगम आज से शुरू हो रहा है, विलय मेरी थीम है, और विजया बैंक एक परफेक्ट कैंडिडेट उसका बनता हुआ दिख रहा है। यूनिटी इंफ्रा डिपेंडेबल स्टॉक है मेरा, और यहाँ पे सिलेक्टर्स को लगता है कि एक अच्छी तेजी बने, क्योंकि आज इंफ्रा स्टॉक भी फोकस में रहने वाले हैं। काफी अंडरवैल्यूड है, CDR में काफी ऊंचे प्राइस पे अलॉटमेंट हुआ है। टाटा स्टील टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, और जो रैली कल बनी थी वो आज यहाँ पे सस्टेन होती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। NMDC एक बेहतरीन डिविडेंड का कैंडिडेट है, और खबरें चल रही है कि मार्च में बड़े डिविडेंड आ सकते हैं, इसलिए इसमें भी एक तेजी बनती हुई दिख रही है। MRPL फ्री हिट स्टॉक है, और सिलेक्टर्स को लगता है कि इस स्टॉक में भी बड़ा डिविडेंड आ सकता है। साथ ही क्रूड ऑयल जिस तरीके से नीचे बना हुआ है वैसे इसको अच्छा फायदा होगा, मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, खरीदारी सलाह होगी। टाटा मोटर्स एक और स्टॉक है जिसमें भारतीय कारोबार में रिवाइवल दिख रहा है CV की वजह से, सेक्टर्स को लगता है, इसीलिए टाटा मोटर्स भी आपके रडार पर रहना चाहिए। यहाँ पे भी एक अच्छी रैली बनेगी, खरीदारी की यहाँ पे सलाह होगी।
ओके, तो ये तमाम 20 स्टॉक हैं जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। बाजार खुलते ही मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक्स किस तरह का प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, लेकिन एक स्टॉक जो तेजी की तरफ अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो है बाटा इंडिया, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमांशु शर्मा ने चुना है इसे अपनी टॉप पिक्स के तौर पर। हिमांशु, बताइए क्यों पसंद है बाटा आपको? अनिल जी, जनवरी लास्ट 15 से अगर हम बात करें, अभी तक का जो टेक्निकल चार्ट अगर हम देखें तो एक इसमें राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ ए पैटर्न इसमें बन रहा है, और 440 की रेंज में बाटा इंडिया ने एक इंटरमीडिएट सपोर्ट का भी काम करा। मल्टी सपोर्ट्स इसने 440 के लेवल पे इंटैक्ट है, और एक सिमेट्रिकल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न इसमें अभी बन रहा है। अगर हम पिछले 25 से 30 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें, और जो उसका एपेक्स है वो समवेयर अराउंड 470-480 की रेंज में एपेक्स बन रहा है, और वो अभी जो ट्रायंगल की अगर हम पूरी ड्यूरेशन की बात करें, और उसके वो अभी जो प्राइस जो ट्रेड कर रहा है उसके हाफ में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट विटनेस होता है तो 500 के करीब, 500 से ऊपर अगर स्टॉक ट्रेडिंग करता है और क्लोज देता है तो इसमें 522 और 535 के इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं। बट जो एक मेन सपोर्ट लेवल है जो 488 का, उसका हमें एक इंटरमीडिएट स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। राइट, तो ये रहा है बाटा पर, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कल के सेशन में जब खबरें आई कि यहां पर सरकार 60% तक गैस के दाम बढ़ा रही है उन टफ टेरेन से जहां से गैस निकालना काफी मुश्किल होता है, उस जगह के लिए गैस के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आज फिर से देखिए ओएनजीसी जैसा हैवी वेट 1% ऊपर जाकर खुलेगा, इस तरह के संकेत प्री ओपनिंग सेशन से हमें मिल रहे हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस कल भी काफी एक्टिव था, और आप देखिए ऑफशोर कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखी थी। जीओएल ऑफशोर, डॉल्फिन ऑफशोर, डबल डिजिट के परसेंटेज गेन्स इन्होंने दिखाए थे। ये बताइए ऑयल एंड गैस स्पेस पर मयूरेश कोई स्टॉक जिस पर आप बुलिश हो, आपको लगता हो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है? आज नीरज की टीम में मैं देख रहा था एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स भी शामिल थे। कैसे लगते हैं ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स आपको? Clearly, I think जो गवर्नमेंट डायरेक्टिव आई है इन टर्म्स ऑफ गैस इंक्रीज फॉर न्यू डिस्कवरीज, या जो डिस्कवरीज हुई हैं जो एक्सट्रैक्टेबल नहीं हुए हैं, मुझे लगता है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर है। बट क्या $6 पर MMBtu इज स्टिल अ लुक्रेटिव ऑप्शन? क्योंकि जब ये लास्ट हुआ था मुझे लगता है कि कंपनी स्टिल वांटेड मोर, तो आई थिंक वो चाह ऑलवेज रहेगी कि प्राइसिंग इससे भी ज्यादा हो। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन जो है कि आई थिंक इमीडिएट रिफ्लेक्शन आ जाएगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म प्ले है, especially in terms of realizations coming on balance sheets. इसका जो एक ऑफ इफेक्ट हम देख रहे हैं ऑफशोर कंपनियों पे, क्योंकि आई थिंक एवरीबडी इज नाउ एक्सपेक्टिंग कि ये सारे ऑफशोर कंपनियों को आई थिंक जो ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज है वहां पे आई थिंक एक उलझान मिल सकता है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर हैविंग इंडिविजुअल इश्यूज ऑफ देयर ओन ऑन देयर बैलेंस शीट। तो अगर हम अबान देखें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द रिग्स प्रॉब्ली आर गेटिंग डिप्लॉयड। अगर ईरान के सैंक्शंस उठते हैं तो काफी रिग्स वहां डिप्लॉय होते हैं। दूसरी बात आई थिंक आपको ये भी जाननी चाहिए, आई थिंक विद इन द अपस्ट्रीम पैक इटसेल्फ आई थिंक कितना इंक्रीमेंटल एडिशन हो सकता है because of these new assets, and nobody is really sure in terms of what reserves will probably come through in the next few quarters. इसलिए sentimentally positive, but immediate impact on balance sheet आना बहुत मुश्किल है। ओके, चलिए जो ट्रेडर्स ऑप्शंस बाजार में ट्रेड करते हैं उनके लिए एक क्विक रणनीति मैं ले लेता हूं हिमांशु शर्मा से। हिमांशु ने निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करने की राय दी है, उन्हीं से जानते हैं क्या है उनकी सलाह। बताएं हिमांशु। अनिल जी, जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मेरा नजरिया बाजार पे थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड होने का है। एफआईएस का स्टैटिस्टिक्स और पार्टिसिपेशन बाई ओआई की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें पॉजिटिव बायस के साथ निफ्टी ट्रेड हो सकता है। तो मेरा जो एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज रहेगा कि हम 7500 का कॉल बाय करके चले और 7600 का कॉल बेच के लें। तो बुल कॉल स्प्रेड अगर हम बना के चलें जो कि 104 रुपए पे 7500 का चला है और 7600 का 64 की रेंज में चल रहा है, तो जो नेट हम प्रीमियम पे करेंगे वो समवेयर अराउंड 40 रुपए का रहेगा। उसमें टारगेट लगा के चलें 70 का और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 25 का। एक शेयर जिसने कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया जस्ट डायल, आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी इस पर आई हुई हैं। मयूरेश, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको? क्या तेजी और बढ़ सकती है या आपको लगता है मुनाफा वसूली करने का समय है? अगले हफ्ते 10 मार्च को इसका बायबैक बंद हो रहा है, उससे पहले बायबैक खुलने से पहले हमने देखा था तेज गिर रहा था, बायबैक पीरियड के दौरान जरूर थोड़ा सा सपोर्ट मिला है शेयर को।
नहीं, क्लियरली आई थिंक काफी वॉलेटाइल मूवमेंट थी एमएनजी स्टॉक की। अगर हम देखें इसके जो मेन एप्लीकेशन जो ड्राइवर बन सकते हैं जीडी ओमनी और सर्च प्लस, आई थिंक मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअली नंबर्स क्या आते हैं, और जब तक नंबर्स नहीं आते आई थिंक एक स्पेकुलेटिव कॉल लेना कि एप्लीकेशन बहुत सक्सेसफुल होगा, कितना ड्राइव कर सकता है ये बिजनेस और उनका ईपीएस, काफी मुश्किल होगा। दूसरी बात जो पेड लिस्टिंग्स हैं अभी भी आई थिंक काफी मिनिस्क्यूल लेवल पे अगर कंपेयर करें टोटल सब्सक्राइबर बेस को, आई थिंक वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। तीसरा, मैनेजमेंट ने भी काफी आई थिंक क्लियरली कह दिया है कि जो फीट ऑन स्ट्रीट है आई थिंक उनको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एंड अगेन आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक सम रिकरिंग कॉस्ट्स ऑन देयर बैलेंस शीट, और जितना एड स्पेंड करने की चाह कर रहे हैं ऑफ क्लोज टू 100 करोड़, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं एटलीस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स पर्सपेक्टिव आई थिंक इंपैक्ट हो सकते हैं। तो एक 10-15% आई थिंक फ्रॉम अ टेक्निकल ट्रेडिंग टैक्टिकल मूव हो सकता है, बट स्टिल आई वेट फॉर नंबर्स, और नंबर्स देखना बहुत जरूरी होगा इन टर्म्स ऑफ हाउ द सक्सेस ऑफ दीज न्यू एप्लीकेशंस विल पेव द ग्रोथ फॉर जस्ट डायल इन द कमिंग क्वार्टर्स। ओके, चलिए तो अब देखना होगा जस्ट डायल आज किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है, लेकिन नजर रखिएगा आज इस शेयर पर भी। और काफी सारे स्टॉक्स हैं, देखिए प्री ओपनिंग मूव सेटल होते हुए दिख रहे हैं। करीब करीब 100 अंक ऊपर सेंसेक्स आज फिर खुल सकता है, 30 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी खुल सकता है, 7,500 के ऊपर अनिल ओपनिंग होगी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और आज फिर से कमोडिटी रिलेटेड शेयरों पर नजर रखिए, वेदांता 2% मजबूती के साथ खुलने के संकेत देता हुआ, इवन अंबुजा सीमेंट में 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल सकती है। कमजोरी के साथ हीरो मोटोकॉर्प प्रदर्शन दिखा सकता है, पीएनबी, यस बैंक, टेक महिंद्रा, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां थोड़े से लाल निशान के साथ कारोबार हो सकता है, लेकिन बाजार का मूड काफी पॉजिटिव है। और आपके लक्ष्य पर मेरी नजर है 7,550, जो आप कह रहे हैं कि आसानी से अचीव हो जाएगा खुलते ही। बिल्कुल 7,550 मुश्किल से होगा, खुलेगा 7,500 पर, लेकिन उसके बाद ऊपर जितना ऊपर जाना है थोड़ा पसीना आएगा, इतना आसान नहीं, क्योंकि 7,500 पर हम वही कह रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल्स में आईएस, तो गुंजाइश है, धीमे धीमे जाएगा, लेकिन वहां पर 7,550, 7,575 पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की जाए, क्योंकि लंबा वीकेंड है। और इस बीच साफ तौर पर मिड कैप शेयरों में एक अच्छी खरीदारी का माहौल दिख रहा है, बैंक निफ्टी में अच्छी खरीदारी का माहौल दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारे 14,300, 14,500 के आसपास के जो लेवल है उसकी तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छी खरीदारी होगी, लेकिन टॉप गेनर है वेदांता 2% की मजबूती के साथ। और खबरें ये भी आ रही कि बाजार के कुछ दिग्गजों ने कल यहाँ पर काफी खरीदारी की है, तो ये स्टॉक एक थोड़ा सा मजबूती का रुझान दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो चौतरफा खरीदारी का माहौल है। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में ओएनजीसी केन मजबूत है, वेदांता मजबूत है, टाटा मोटर्स मजबूत है। ये शेयर थोड़ा सा एक्शन दिखाते हुए तेजी की तरफ आपको नजर आएंगे। और खबरों के दम पर एक्शन जो दिख रहा है उसमें एचएमटी देखिए 8.5% मजबूत दिख रहा है ऊपर में आज, और जस्ट डायल की जो आप बात करते हैं वो 2% मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर तेजी बनती दिख रही। फैक्ट जहां पर कल 1,000 करोड़ के रिवाइवल पैकेज की बात की जा रही थी, जहां पर अभी भी 2% की मजबूती। पहले टिक आपकी स्क्रीन पर सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स 100 अंक ऊपर, और निफ्टी पर 25 अंकों की मजबूती के साथ 7,500 का आंकड़ा 9 फरवरी के बाद ये आंकड़ा अब जाकर दिखा है फिर से हमें लगभग 1 महीने के इंतजार के बाद निफ्टी ने 7,500 का लेवल छुआ है, तो अच्छे संकेत। लेकिन बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, उस पर नजर आप जरूर रखिएगा। तब तक मैं आपको बता दूं कौन से स्टॉक्स एक्शन में। आईसीआईसीआई बैंक 2% मजबूत है, वेदांता 1.5% मजबूत, ओएनजीसी 1.5% मजबूत, टाटा मोटर्स में तेजी बनती हुई दिख रही है, अंबुजा एलएनटी जैसे दिग्गज भी मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। यह है इस वक्त का रुझान। आइए अब गिरने वाले शेयरों की तरफ। एसबीआई, पीएनबी, कोटक, यस, ये स्टॉक्स कमजोर है, थोड़ा दबाव बना रहे हैं। साथ ही सन फार्मा यहां पर थोड़ा सा नुकसान है। अब आइए वायदा कारोबार में। रिलायंस कम्युनिकेशन 1.5% कमजोर है, सबसे बड़ा लूजर यही है इस वक्त। बड़ा गिरावट ज्यादा नहीं रही है, लेकिन लूजर यही है। गैस अथॉरिटी 1.5% कमजोर। मजबूत क्या है? कावेरी सीड्स 3% ऊपर, जिंदाल स्टील एंड पावर 1.5% ऊपर। वेदांता में थोड़ी तेजी, बाटा जो रिकमेंड कर रहे थे हिमांशु, यहां पर मजबूत शुरुआत हुई है 2% की। जस्ट डायल और एसआरएफ पर रिपोर्ट्स आई है एफआईएस की तरफ से, यहां पर खरीदारी के साथ शुरुआत होती दिख रही है कि बाजार की बढ़त लिमिटेड है। तो हम कह रहे थे कि 7,500 के ऊपर भागेगा नहीं, चलेगा तो भी धीमे धीमे, तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग की शुरुआत हुई है। आप देखिए अब महज 5 अंकों की तेजी बची है निफ्टी में, महज 50 अंक ऊपर है सेंसेक्स। तो ऊपरी स्तरों पर सावधान रहना है, निचले स्तरों का इंतजार करना है खरीदारी करने के लिए। आज का हाई 7,550, लो पर इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी 25 अंकों के नुकसान के साथ है। बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए एसबीआई, पीएनबी 1 से 1.5% नीचे ट्रेड करता हुआ, एचडीएफसी बैंक 1% नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी जैसा हैवी वेट बैंक, ये तमाम ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं देखिए जो आज बाजार को इस समय सहारा नहीं दे रहे। ध्यान रखिएगा कल भी इन्होंने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया था, लेकिन सेकंड हाफ में तेजी देखने को मिली थी। देखना होगा आज किस तरह की प्रदर्शन ये दिखाते हैं। ये पैक
शुरुआत में जरूर थोड़ा सा कमजोरी के साथ प्रदर्शन दिखा रहा है, इसीलिए बाजार को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन छोटे मझौले शेयरों में एक्शन भरपूर है। कल भी हमने देखा था स्मॉल कैप इंडेक्स में 2% की तेजी देखने को मिलती है और आज भी देखिए HMT, ITI दूसरे दिन लगातार बढ़त दिखा रहे हैं। यहाँ पर यूनिटी इंफ्रा, ये एक ऐसा स्टॉक है जो नीरज की टीम में शामिल था, ये शायद नीरज का फ्री हिट स्टॉक है, डिपेंडेबल स्टॉक में से एक था, 4% ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। MRPL एक और ऐसा स्टॉक है जो 4% की मजबूती दिखा रहा है। और फर्टिलाइजर शेयर फैक्ट देखिए, कल की 20% की रैली के बाद आज फिर 3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं अनिल जो छोटे मझौले स्पेस में अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। जस्ट डायल की तेजी देखिए और बढ़ती हुई 7% अब मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो साफ तौर पर कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स यहां पर आज के सत्र में बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में देखिए पिटे हुए स्टॉक्स अनिल, पुंज लॉयड, HCC उस इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले थोड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। बिल्कुल, तो ये है इस वक्त का रुझान। लेकिन बाजार फिसलते हुए लाल निशान में। अब आप देखेंगे निफ्टी को 3 अंक नीचे, दबाव बैंक निफ्टी से आता दिख रहा है, 75 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अब गैप से हम नीचे तो खुल गए, नीचे खुलने के बाद पहला सवाल मैं निफ्टी पर लेने के बजाय बैंक निफ्टी पर ही लूं। राकेश, इन लेवल पर शॉर्ट करें या कुछ और निचले स्तरों का इंतजार करें नई खरीदारी करने के लिए? कैसे ट्रेड होगा बैंक निफ्टी पर अब? अनिल जी, शॉर्टिंग तो नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने बड़ा राइटली मेंशन किया था कि मार्केट में एकदम से इन स्तरों से बड़ी बढ़त देखने को शायद ना मिले, ऊपर के दायरे अभी फॉर द टाइमिंग सीमित लगते हैं, बट साथ साथ बड़ी करेक्शन भी नहीं लगता है कि मार्केट में कोई वी शेप बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। अगर कोई करेक्शंस आती हैं, कोई नए पैटर्न्स इंट्राडे चार्ट पे इमर्ज होते हैं तो बाइंग करनी चाहिए। शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे अनिल जी, स्पेशली बैंकिंग के अंदर, क्योंकि PSU बैंकिंग स्टॉक्स के जो पैटर्न्स हैं काफी स्ट्रांग पैटर्न्स हैं और ऐसा नहीं है कि वीक ओपनिंग हुई है तो वीक क्लोजिंग ही होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक का काफी बेहतरीन टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नीचे से एक अच्छा रिवर्सल बना हुआ है। दोनों ये स्टॉक्स बाय ऑन डिक्लाइन वाले स्टॉक्स हैं, गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, और इस बीच एक स्टॉक जो आपके रेडार पर मैं लाना चाहता हूं वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। क्रॉम्पटन का शेयर देखिए, यहां पर बहुत भारी भरकम वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है क्रॉम्पटन में, और मेरी स्क्रीन पर ये वॉल्यूम दिख रहा है 41,90,000 शेयरों का कारोबार हो चुका है क्रॉम्पटन में शुरुआती पहले मिनट में ही। और ये वॉल्यूम सारा का सारा हो रहा है NSE पर। 5 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं क्रॉम्पटन के काउंटर में, जो कि 135 रुपए 20 पैसे से लेकर 136 रुपए 50 पैसे की रेंज में क्रॉम्पटन में बड़े सौदे हुए हैं। और लगभग 42 लाख शेयरों का कारोबार क्रॉम्पटन में हुआ। तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड होते दिख रहे हैं। पिछले 2 दिनों में कुछ फंड्स बड़े एक्टिव हुए हैं इस काउंटर पर और जबरदस्त खरीदारी उनकी तरफ से भी होती हुई दिखी। कुछ खबरें भी इसके लिए पॉजिटिव आती हुई दिखी थी, जो बिजनेस का डीमर्जर ये करने की बात कर रहे थे इनके कंज्यूमर बिजनेस की। और स्टॉक में देखिए भारी भरकम वॉल्यूम होता दिख रहा है। मैं आपको बताऊं कि कितनी हिस्सेदारी बदली है, लगभग आधा से 1% तक की हिस्सेदारी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की बदलती हुई दिख रही है। तो 42 लाख शेयरों का कारोबार। एक राय मैं इस पर लेना चाहता हूं, क्रॉम्पटन पर खरीदारी करनी चाहिए यहां पर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी बढ़त शुरुआती मिनट में ही दिख रही है 2% की। लगभग 4 लाख शेयर नए जुड़े हैं। हिमांशु, क्या कहेंगे आप? अनिल जी बिल्कुल सही। ओपन इंटरेस्ट विद इंक्रीज इन प्राइस, तो इसमें बोला जाए कि फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। तो इसमें और टेक्निकल अगर हम बात करें तो 155 का जो लेवल है जो उसने ब्रीच किया था, और उसके बाद 115 के जो लेवल हमें देखने को मिले थे, और जो इंडिकेटर्स वॉल्यूम और ऑसिलेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बार 155 की रेंज तक जो अपना प्रीवियस जो एक सपोर्ट लेवल था, जो अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, वहां तक क्रॉम्पटन ग्रीव जा सकता है। तो करंट लेवल में बाय करके चल सकते हैं, बट जो स्टॉप लॉस होगा 130 के बिलो, वो उसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, और 155 के इसमें टारगेट देखे जा सकते हैं। चलिए नजर रखिएगा इस शेयर पर। अनिल, जनरली जब इस तरह के शेयर बताते हैं तो हम देखते हैं अनिल कि एक अच्छी रैली उस स्टॉक में देखने को मिलती है दिन के दौरान। और आप देखिए लाल निशान से अब हरे निशान में पहुंच गया है। 1.5% मजबूती के साथ क्रॉम्पटन ग्रीव्स का स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ। तो इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्विक हील के स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। आप देखिए वो भी शेयर 3-4% मजबूती के साथ खुला और इस समय 6% की तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। कल ध्यान रखिएगा 20% का अपर सर्किट क्विक हील में लगता हुआ नजर आया था। तो कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मूवमेंट अनिल काफी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अब बात करते करते देखिए 2% मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये वो शेयर है जिस पर नजर होगी आपकी। लेकिन PSU बैंक से आज देखिए डिसअपॉइंट कर रहे हैं। IDBI बैंक अब 3% नीचे, इलाहाबाद बैंक की गिरावट और गहराती हुई 2% कमजोर, SBI भी 1% मजबूत। मैं देख रहा था पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में किस तरह का एक रनअप देखने को मिला है।
SBI 16% दौड़ा है, ICICI बैंक 14% दौड़ा है, PNB बैंक ऑफ बड़ौदा 11% दौड़ लगाई है। तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर करेक्शन आना लाजमी है। बिल्कुल सही बात है, तो और वो हो भी रहा है। तो ऐसा मत समझिए कि बाजार मंदी दिखा रहा है, लेकिन हाँ प्रॉफिट तो बुकिंग होगी ना, इतना भागा है और अब 3 दिन की छुट्टी है। लॉन्ग वीकेंड में सारा जो है ना मूड खराब किया है नहीं। थोड़ी सी सावधानी है और होनी चाहिए, कोई खास बात नहीं। 6825 हमने इसी हफ्ते देखा है भाई, और 6825 से 7,500 पॉइंट की तेजी कम नहीं होती निफ्टी में किसी भी हिसाब से। बजट लो से 10% की तेजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10% भागने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है और करना भी चाहिए, ये संकेत एकदम साफ है। तो अच्छा, मैं वायदा कारोबार के स्टॉक्स की बात कर रहा था, थोड़ा बता दूं कि कहां पर आज ओपन इंटरेस्ट में बिल्टअप होता दिख रहा है, ताकि आपको दिन के लिए एक आइडिया लगे कि ट्रेडिंग कहां पर कर रहे हैं लोग, सुबह सुबह पोजीशन कहां बना रहे हैं। पहला तो है कावेरी सीड्स, 4% ओपन इंटरेस्ट में बढ़त है और 5% स्टॉक भागा है। दूसरा है जस्ट डायल, 4% स्टॉक भागा है और 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अब तीसरा स्टॉक इस लिस्ट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स शामिल हो गया, जहां 3% की मजबूती है और ओपन इंटरेस्ट में भी 3% की बढ़त, 6 लाख से ज्यादा शेयर जुड़ चुके हैं। एक फंडामेंटल राय इस पर ले ली जाए, अगर ट्रैक करते हैं मयूरेश, तो क्रॉम्पटन पर क्या राय है मयूरेश? जो कुछ बुरा होना था स्टॉक के लिए हो चुका है और उस लिहाज से क्या निवेश का मौका बनता है इस शेयर में, इन लेवल्स पर? क्लियरली आई थिंक जितनी गिरावट आई थी, आई थिंक इट वाज मोर टू डू विथ हाउ द नंबर्स पैंड आउट, और दूसरा आई थिंक इनकी जो पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है, आई थिंक उसमें क्या निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर दे वर लुकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेक स्केल। तीसरा आई थिंक जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है ये अभी भी स्ट्रांग है। मुझे लगता है आई थिंक द डीमर्जर ऑफ द ड्यूरेबल बिजनेस अलॉन्ग विद द मेन कोर बिजनेस, आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान हो सकता है। तो बिल्कुल आई थिंक मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। अगर अच्छे वैल्यूएशंस में इनकी ट्रांसमिशन डील होती है पावर बिजनेस पे स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है स्टॉक अच्छी खासी रैली दे सकता है। ओके, चलिए तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। हम आपको जब बता रहे थे ये शेयर तब 1% मजबूत था और अब आप देखिए जब हमने फिर से इसके ऊपर नजर डाली 2% की तेजी और अब ये तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डेज हाई पर ये शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है, बाजार देखिए कमजोर है, इस स्टॉक में एक अच्छी रैली इस समय देखने को मिल रही है। जस्ट डायल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, SRF, कावेरी सीड्स, ये टॉप 5 FNO के सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले शेयर हैं। और कमजोरी देखिए वो खाद में आज देखने को मिल रही है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में देखने को मिल रही है। इवन आज मेटल शेयर थोड़े से देखिए दबते हुए दिख रहे हैं, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स 2% कमजोर, लेकिन एक स्टॉक जो हर रोज 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर मेटल स्पेस में बना रहा है, उसके लिए आज का दिन भी अच्छा है। जी हाँ, JSW स्टील आप देखिए आज भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ, चार्ट्स तो आपको काफी अच्छे और लगने लगे होंगे। राकेश ये बताइए और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? आज खुलते ही इसने 52 वीक ड्रीम रन चल रहा है इसका। जी हाँ, ड्रीम रन चल रहा है इसका। बिल्कुल हेमंत जी, ड्रीम रन है। स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है और जिस तरीके से इसका टेक्निकल सेटअप है हेमंत जी, कोई रेजिस्टेंस आसपास के नहीं है। अगर आप देखें तो 1230 1235 से पहले टेक्निकली कोई रेजिस्टेंस नहीं है। स्टॉक क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। ओके, तो फिलहाल इंतजार करें, ये राय है इस वक्त हम होल्ड करें। JSW स्टील को घबराने की जरूरत नहीं, स्टॉक में तेजी का रुझान बन सकता है। लेकिन BEML ये थोड़ी कमजोरी के संकेत दे रहा है, 2% नीचे है, ओपन इंटरेस्ट 2% कम है, लेकिन हालांकि वॉल्यूम कम है एक्चुअली 10,000 शेयरों का, तो इसे छोड़ते हैं। इससे बढ़िया तो फिर रिलायंस कम्युनिकेशन पे एक सवाल लिया जाए हिमांशु से, क्योंकि वो भी 2% कमजोर है और 2% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा, यानी कि 10 लाख शेयर नए जुड़े हैं। वो हिमांशु, काफी लोग ये बात करें कि जो इनकी डील होने वाली थी वो टलती हुई दिख रही है टावर कारोबार के लिए, हो नहीं रही, तो थक रहे हैं लोग अब स्टॉक को होल्ड कर करके। आज अब देखिए बात करते करते 3% जनवरी सीरीज में डील होनी थी, फरवरी सीरीज में भी नहीं हो पाई और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 मार्च से पहले अगर नहीं होगी तो शायद फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगी। तो क्या किया जाए? अब यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए या तेजी की पोजीशन है तो निकल जाएं? क्या राय है आपकी आरकॉम पर हिमांशु? जनवरी से अभी तक अगर हम टेक्निकल और डेरिवेटिव्स का एक स्टैट देखें तो 92 के लेवल से अभी तक एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज इसने बनाए हैं। बीच में थोड़ा सा हमने एक करेक्शन का एक रिएक्शन देखने को मिला था, 55-56 के करीब तक स्टॉक ट्रेड हुआ था, बट अभी जो एक रेंज बन चुकी है और जो प्रीवियस डेटा अगर हम ट्रैक करें तो 56 और 58 की एक रेंज में एक स्टॉक को निकलने में दिक्कत हो रही है। तो करंट लेवल पे भी नीचे जाने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में नेगेटिव बायस के साथ ही ट्रेड होगा। जो OI डेटा भी अगर हम देखें तो नेगेटिव का ही सजेस्ट करें, ऑप्शन डेटा अगर देखें तो स्टॉक ऑब्वियसली 50 और 49 के लेवल्स तक बिल्कुल आने वाले दिनों में जा सकता है।
ऑलराइट, चलिए तो इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज वैसे भी टेलीकॉम कंपनियों के लिए खराब दिन है, तो देखना होगा आज सुप्रीम कोर्ट जो कॉल ड्रॉप मामले पर सुनवाई करने वाला है उसमें क्या देता है। लेकिन अनिल, ₹1 आपको क्रेडिट देना होगा अगर कॉल ड्रॉप होता है, और ₹3 एक दिन में देना होगा कॉल ड्रॉप होता है एक किसी व्यक्ति को। ये अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा देता है जैसा हाईकोर्ट ने कहा है तो काफी दिक्कत हो सकती है। 54,000 करोड़ रुपए का इंपैक्ट पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां खुद ये आकलन करके सामने पेश कर रहे हैं। तो एक क्रेडिट और एक एनालिसिस को कि 7,505 का हाई बनाने के बाद हम जो बात कर रहे थे सुबह कि 40-50 पॉइंट की कमजोरी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। आज 7,450 का लो बनाया है निफ्टी ने और हरे निशान में फिर से आने की तैयारी कर रहा है। चलिए देखते हैं ये लेकिन इसके अलावा एक क्रेडिट हम और लेना चाहेंगे जो हमारी बनती है। मैं आपको देना चाहूंगा। नहीं, वो ये कि बजट पे जो हमने डिविडेंड की बात की थी, बजट भाषण जैसे ही खत्म हुआ तो सबसे पहले आप ही शो कर रहे थे और आपने ही कहा था कि दरअसल कुछ ही दिनों में अब हम देखेंगे डिविडेंड देने वाली कंपनियों की होड़ लग जाएगी। और आप देख रहे हैं हर रोज, और जैसा कि हम इस समय भी बात कर रहे हैं और हमने कल भी आपसे कहा था कि लंबी लिस्ट होती जा रही है वो कंपनियों की जो बोर्ड बैठकों को बुला रही हैं, डिविडेंड देना चाहती हैं। ये नहीं है कि वो काफी खुश हैं, काफी अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसीलिए डिविडेंड देना चाहती हैं क्योंकि 1 तारीख को यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से अगर उन्होंने डिविडेंड दिया तो उनके ऊपर बड़ा टैक्स लगेगा। चलिए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले इस बात को पकड़ा था और अब आप देखिए ऐसा होता हुआ दिख रहा है। ये बताइए कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बोर्ड बैठक बुला रही हैं इस हफ्ते, अगले हफ्ते, इस पर विचार करने के लिए? जहां करीब 70 कंपनियां हैं जिन्होंने बोर्ड बैठक बुलाई है और वो बोर्ड बैठक डिविडेंड का फैसला करने के लिए है। और जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि बजट में रिसिपिएंट के हाथ में 10% का टैक्स लगेगा डिविडेंड मिलने पर। इसकी वजह से अब ये होड़ लगी है कि 31 मार्च से पहले सारे डिविडेंड का ऐलान कर दिया जाए जिससे वो टैक्स की मार बचे, 10 लाख से ऊपर जो होगा। इसीलिए तमाम सारी कंपनियों का है और ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने वित्त वर्ष जो पिछला वित्त वर्ष था उसमें 14,300 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर बांटे थे और इस साल भी भारी डिविडेंड उनकी तरफ से बांटा जाएगा। तो ये निवेशकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। मैं कुछ नाम गिना दूं जो दिग्गज कंपनियां हैं जो यहां पे डिविडेंड का ऐलान करने वाली है। इसमें बजाज ऑटो पहला नंबर, 9 मार्च को इनकी बोर्ड बैठक है। सन टीवी 14 मार्च को है। बजाज होल्डिंग्स, पिरामल एंटरप्राइजेज, डिवीज लैब, कैडिला, मुथूट फाइनेंस और IRB इन्फा जैसी तमाम दिग्गज कंपनियां हैं जिनकी बोर्ड बैठक 1 हफ्ते के अंदर होने वाली है और निवेशकों को एक अच्छी खबर मिलेगी कि भारी भरकम डिविडेंड मिलेगा जो टैक्स फ्री होगा कम से कम 31 मार्च से पहले की। ओके, तो ये तमाम कंपनियां और पूरी तरह से 31 मार्च तक जो डिविडेंड बांटा जाएगा और जिन निवेशकों को 10 लाख रुपए से ज्यादा सालाना डिविडेंड मिलता है उनमें अब 10% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स देना होगा वित्त वर्ष 2017 यानी कि 1 अप्रैल 2017 से। तो नीरज, क्या ये माना जाए यही बड़ी वजह है जिसके चलते कंपनियां जल्दबाजी में डिविडेंड डिक्लेयर करने की? बिल्कुल, इसके अलावा और कोई वजह हो नहीं सकती है क्योंकि वो डेडलाइन आने वाली है और ऐसा माना जा रहा है कि जो हमें सरकार से पता चल रहा है कि इसमें कोई रोल बैक की गुंजाइश नहीं, जैसा कि EPF के मामले में चल रहा है, इसमें कोई रोल बैक गुंजाइश नहीं है। इसलिए कंपनियों को लगता है क्योंकि प्रमोटर को सबसे ज्यादा फायदा होता है डिविडेंड का, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है तो उसके हाथ में ज्यादा रकम आती है, तो बेहतर मौका है कि तुरंत फैसला करें और इससे पहले कि टैक्स की मार पड़े डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो निश्चित तौर पे एक एकमात्र रीजन है और ये लिस्ट जो भी आपकी 70 की है ये 170 होने में देर नहीं लगेगी, आप 2-3 दिन इंतजार करिए। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं तेजी से वो लिस्ट में इजाफा होता जा रहा है। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। अनिल, हम बजट स्पीच भाषण खत्म होने के बाद सबसे पहले यही बता रहे थे कि ऐसा होगा और आपने कहा था। और देखिए अब आप लंबी लिस्ट होती आ रही है लेकिन इसको प्ले कैसे किया जाए, कैसे इस चीज को ट्रेडर से अप्रोच करें? इसमें 2 तरीका है हेमंत। एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और जनरली इन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं क्योंकि भारी भरकम डिविडेंड देने वाली कंपनियां, कैश है, प्रोमोटर अच्छे हैं, तो उन्हें खरीदना चाहिए निवेश के लिहाज से। और पहले आप डिविडेंड की कमाई अपफ्रंट कर रहे हैं यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए कमाई हो जाएगी। पता है इस भाव के साथ साथ इतने रुपए का एक डिविडेंड भी आने वाला है। अच्छा, दूसरा ये तो हुई बात उन कंपनी की जो शेयर वायदा कारोबार में नहीं है। जो शेयर वायदा कारोबार में उनमें ट्रेडर्स के लिए एक मौका है। वो मौका क्या है? आप कैश मार्केट में खरीदिए और वायदा कारोबार में उसे शॉर्ट कर दीजिए ताकि आपकी हेजिंग होगी। अब गैप जो रहेगा, अब इसमें ध्यान एक ही बात रखनी कि जैसे डिविडेंड का ऐलान होगा कि इतना डिविडेंड आ रहा है एक्स अमाउंट, उसके हिसाब से गैप एडजस्ट होगा। अब आप अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लीजिए। तो ये एक मौका वायदा कारोबार का, लेकिन वायदा कारोबार का ट्रेड स्किल ट्रेडर्स के लिए, इन्फॉर्म इन्वेस्टर के लिए
हर किसी के लिए नहीं। और अदरवाइज आप निवेश के तौर पर, पोजिशनल ट्रेड के तौर पर खरीदना चाहें तो इन अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद कर रखिए। डिविडेंड से पहले ही रनअप हो जाएगा, और डिविडेंड से अगर आपको डिविडेंड कमाना है, टैक्स फ्री इनकम लेनी है, तो डिविडेंड के बाद भी बेच सकते हैं, ये आपके लिए मौका बन सकता है। चलिए, वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और हिमांशु शर्मा, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बेहद फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं बाजार, उतार चढ़ाव के बीच में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी होती दिख रही है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ नए एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, वेदा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और मैनेजिंग एडिटर ज्योतिवर्धन जयपुरिया। ज्योति सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो यही लेना चाहूंगा कि बजट के बाद लगभग 10% का उछाल, क्या वाकई में बजट बहुत अच्छा है बाजार के लिए, या फिर उम्मीदें कम थी और ग्लोबल रैली साथ में होती दिख रही है? कैसे देखेंगे आप बाजार के इस मूव को? नहीं, वो क्या, बजट के पहले काफी है ना एक्सपेक्टेशन था कि कहीं कैपिटल गेन्स का जो 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाता है उसको 3 साल कर देंगे, क्योंकि वो है ना बाजार का जो फियर था वो फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया। उस कारण से एक है ना रिलीफ रैली अपने को देखने को मिला है। काफी गिर गया था बाजार बजट के जाते जाते, तो इसलिए है ना थोड़ा रिलीफ रैली आ गया है। दूसरा, बजट में देखे तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.5% का ही रख के बाजार को थोड़ा रिलीफ दिया है। अपने को बॉन्ड मार्केट में काफी अच्छा रैली मिला था, उसके बाद करेंसी मार्केट भी है ना स्ट्रांग हो गया था, तो इसलिए है ना इक्विटी मार्केट्स भी उसके पीछे में काफी मजबूत हो चुके हैं। तो एक तरह से आई वुड से रिलीफ रैली है। वर्स्ट फियर जो था मार्केट का वो आया नहीं बजट में, और इसलिए मार्केट ऊपर हो गया। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। हम ये भी देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मार्च के महीने में ही देखिए हांगकांग 5% ऊपर, चाइना 6%, ब्राजील के बाजार तो 10% का अप मूव दिखा रहे हैं। भारतीय बाजारों में भी 6-7% की तेजी देखने को मिली है। कितनी और रैली यहाँ से ये कंटिन्यू रह सकती है अगर ग्लोबल मार्केट्स इसी तरह के स्टेबल रहें तो आपने देखे तो फर्स्ट 2 महीना में सब जगह मार्केट्स काफी गिर गए थे। एक तरह से मार्केट्स ओवरसोल्ड थे। मैं पिछली बार भी शो पे आया था तो कहा मार्केट अभी ओवरसोल्ड है, तो एक है ना इंटरमीडिएट बॉटम बन सकता है, पर वापस से इस लेवल को टेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक 10% का रैली देखने को मिल गया। अब इस लेवल से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, और थोड़ा फिर है ना ECB का मीटिंग है, उसमें एक्सपेक्टेशन है कि वो थोड़ा QE कर देंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से बाजार थोड़ा सा वापस नीचे आना चालू करेगा, और हो सकता है अगला 3 महीने में ये पुराना जो लो था वो लो एक बार फिर से टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, लेकिन एक बड़ी बात जो बजट के बाद हुई है बाजार में, वो बैंकिंग शेयरों की तेजी। अब चाहे आप इसे जो एसेट्स का रिवैल्यूएशन कह दें, या फिर लोगों को लग रहा है कि शायद रेट कटाता हुआ दिखे, आप कैसे देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों को, और क्या अब सरकारी बैंक्स को खरीदने का वक्त है या देर हो चुकी है? नहीं, मेरे ख्याल से सरकारी बैंक्स को अभी भी खरीदने का वक्त नहीं है, क्योंकि जो NPL फियर्स है वो वापस से जब रिजल्ट आने चालू होंगे वापस आ जाएंगे कि अरे NPL तो अभी भी काफी हाई है, तो है ना, इसलिए वापस से एक करेक्शन इनमें देखने को मिल सकता है। 2-3 पॉजिटिव है। एक तो जो है ना रिवैल्यूएशन रिजर्व और अगले और 2-3 और नियम जो RBI ने किए थे, उससे कैपिटल जो इनको चाहिए था काफी कम हो जाता है, 5 बिलियन डॉलर के करीब कम हो जाता है। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने जब रिकैपिटलाइजेशन अमाउंट अनाउंस किया था वो 25,000 करोड़ था, पर वो तो मार्केट के वैसे कम था, पर क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एकदम कंट्रोल में था और अगले साल का भी 3.5% का ही अनुमान है, तो इसलिए बॉन्ड मार्केट में रैली देखने को मिला, और उससे ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फायदा हो सकता है। तीसरा जो काफी महत्वपूर्ण विषय है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बैंक्स को कंसोलिडेशन की तरफ उन लोग देख रहे हैं, तो यदि कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उसमें आता है कि कई पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंसोलिडेट होके थोड़े हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे, तो मार्केट उसको भी देख रहा है कि किस तरह से वो जाता है, कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है। पर अभी भी मेरे ख्याल से स्मॉल इन्वेस्टर के लिए काफी रिस्क बेट है, रिस्क रिवॉर्ड है इसमें, पर रिस्क काफी है। मेरे ख्याल से वापस थोड़े नीचे आ जाएंगे ये शेयर्स जब रिजल्ट आने चालू होते हैं।
नतीजे जब आएंगे तो वो अच्छे नहीं आएंगे तो वापस नीचे आ सकते हैं। लेकिन ये बताइए सर, जो पिछले 2-3 दिन से हम एफआईएस के फ्लोज पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या बड़ी वजह लगती है? और यहां से आगे चलकर क्या ये मानना सही होगा एफआईएस की तरफ से नेगेटिव फ्लोज आना बंद होंगे और पॉजिटिव फ्लोज आना शुरू होंगे? आप कैसे रीड करें इन्हें? यदि अपने एफआईएफ फ्लोज देखे तो ज्यादातर वो नेगेटिव हो रहे थे क्योंकि इमर्जिंग मार्केट फ्लोज जो है वो नेगेटिव हो रहे थे। तो यदि अपने लास्ट 6 महीना में देखे एफआईएस लोग ने काफी माल बेचा है, पर काफी हद तक वो पूरा फंक्शन था कि इमर्जिंग मार्केट फ्लोज काफी नेगेटिव हो रहे थे। करीब $60-70 बिलियन नेगेटिव फ्लोज देखने को मिला इमर्जिंग मार्केट में। तो इसलिए उनको हर एक इमर्जिंग मार्केट में इक्विटी बेचना पड़ रहा है और इंडिया भी एक पार्ट है उसका। थोड़ा अभी लास्ट 10-15 दिन से इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के जो नेगेटिव थे वो थोड़े रुक गए हैं, थोड़े पॉजिटिव फ्लोज आ रहे हैं, तो इसलिए इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, बजट भी है ना, जो फियर्स थे बजट के वो नहीं आए, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, तो उस हिसाब से लोग बोले अच्छा चलो बजट ने कुछ नेगेटिव नहीं किया, थोड़ा पॉजिटिव ही किया है, तो उसलिए भी थोड़ा इंडिया में फ्लोज आने को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अगले 3 महीने में और पीरियड्स आएंगे जहाँ पे एफआईएफ फ्लोज नेगेटिव रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा एफआईएस का मूड पूरी तरह से बदलने में, लेकिन हाँ, बजट के बाद थोड़ी बहुत तेजी तो जरूर बनी है। ज्योति सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर मुद्दों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच अब हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी साहब कार्यक्रम में शामिल हो। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो 10% की तेजी हुई है निचले स्तरों से एक ही हफ्तों में बजट के दिन से लेकर, क्या अब ये स्तर आ गए हैं जहां पर थोड़े सावधान रहना चाहिए, या फिर बाजार ने बॉटम बना लिया है, मूड बदल लिया और अब तेजी होगी? अनिल, अभी थोड़ा सावधान रहने का समय आ गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि काफी हद तक प्राइस में सुधार आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता है, खास करके अगर ग्लोबल मार्केट्स अगले कुछ दिन और हफ्ते भी अच्छे रहें तो, और थोड़ा बहुत भी एफआईएफ इनफ्लोज आते रहें तो ये मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। मेरा ये कॉल था कि बजट से पहले भी कि अगर कोई रैली, और फरवरी महीने में, कि अगर कोई भी रैली आता है तो ये 7550 7600 तक ही निफ्टी को लेके जा सकता है, और एक स्मॉल प्रोबेबिलिटी इसको अगर क्रॉस कर जाए तो 7750 7800 तक भी जा सकता है। अभी 7550 7600 के काफी करीब निफ्टी आ चुका है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहां से बहुत ज्यादा अपसाइड फंडामेंटली की उम्मीद रखना चाहिए, और जितना शॉर्ट कवरिंग होना था वो हो चुका है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स और इनफ्लोज अगर बरकरार रहा तो मेरे ख्याल से यहां से भी ऊपर की लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन काफी सारे वो जो क्षेत्र है जो बहुत पिट चुके थे, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, गिने चुने प्राइवेट सेक्टर बैंक, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, कुछ मेटल स्टॉक्स, इसमें इतना अच्छा गेन्स हमने देखा है। मेरे ख्याल से मेरा एडवाइस तो ये होगा कि अभी इन क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया जाए या एग्जिट किया जाए और कैश में कन्वर्ट किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक्स यहां से भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, जा सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा रैली मिल गया, इसका कैपिटलाइज करने का समय आ गया है। हाय उदयन, गुड मॉर्निंग। ये भी बताइए कि एट बेस्ट कहां तक जा सकता है? आप कह रहे हैं थोड़ा और ऊपर जाने की गुंजाइश लगती है, और सबकी नजर अब ईसीबी की बैठक पे है जो अगले हफ्ते 10 तारीख को होने वाली है, और जानकार मान रहे हैं कि शायद एक ईजिंग का सिलसिला वो और बढ़ा सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस बैठक को, और एट बेस्ट कहां तक जा सकता है बाजार ऊपर में? ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे बॉटम्स प्रेडिक्टेबल नहीं है कि हम कभी कह नहीं सकते कि इससे नीचे मार्केट नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ भी वो रूल्स लागू है कि हम कह नहीं सकते कि मार्केट इतना ही ऊपर जाएगा और इससे ऊपर नहीं जा सकता। एक स्तर के ऊपर जाके कितना सस्टेनेबल हो सकता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लेवल छूना या क्रॉस करना सबसे बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा कि अगर मार्केट 76 to 7800 के लेवल्स के ऊपर जाता है तो वो टेक्निकली एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल होगा, क्योंकि नियर टर्म में उसका मतलब ये होगा कि मार्केट ने एक ट्रेडिंग के हिसाब से हायर टॉप बनाया, जो ट्रेडिंग के हिसाब से ऑलवेज काफी सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन उसके ऊपर कितना दिन रहेगा, उसके ऊपर क्या मेंटेन कर पाएगा, इसमें मेरा बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत कुछ बदला नहीं है, हमारे अर्निंग्स पिक्चर बदला नहीं है,
जो कैपेक्स प्रॉब्लम है, हमारा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहा, वो बदला नहीं है, और कंजम्पशन में भी उतना ज्यादा बूस्ट मुझे बजट में दिखा नहीं है। तो अगर ये तीनों चीज में सुधार नहीं है तो ये एक टेक्निकल रैली है, क्योंकि सब लोग बहुत पेसिमिस्टिक बन गए थे, बहुत बेयरिश बन गए थे बजट से पहले, और जब सब लोग एक साइड हो जाते हैं मार्केट के, तब मार्केट कुछ और करता है, आपको ये पता ही है। और उसी के कारण हमने ग्लोबल मार्केट्स में अबाउट 5% का रैली देखा है और इंडियन मार्केट्स में 9% का रैली अगले कुछ दिनों में देखा है। जैसे मैंने कहा, मेरा उम्मीद तो ये है कि 7600 के ऊपर फंडामेंटली निफ्टी को ट्रेड नहीं करना चाहिए अभी, जो यहां से 100-150 पॉइंट ऊपर है, और अगर ग्लोबल मार्केट्स में रैली रहा तो ये 7800 हो सकता है। इसके ऊपर मेरे ख्याल से फंडामेंटली मार्केट का ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करना उचित नहीं होगा, लेकिन मार्केट शॉर्ट टर्म में कुछ भी कर सकता है। ईसीबी वाला बात भी बताइए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या हो सकता है इस बैठक में जो 10 तारीख को होने वाली है? उसमें क्वांटिटेटिव ईजिंग का काफी एक चांसेस हैं। ऐसे ही हमने देखा कि ग्लोबल माहौल में काफी सुधार आया हुआ है, लेकिन आपने लास्ट जो 1-2 बार ये सब एक्स्ट्रा लिक्विडिटी ग्लोबल मार्केट्स में रेगुलेटर्स, इंटरनेशनल रेगुलेटर्स की जो प्रयास रहा है, इससे मार्केट का रैली 1-2 दिन या 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट अभी ये समझ गया है कि ये ग्लोबली जो लिक्विडिटी एक के बाद एक राउंड होते जा रहा है, इसका यूटिलिटी थोड़ा कम होते जा रहा है, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। उससे ग्लोबल इकोनॉमीज को जो रिकवर करने की जो संभावना है और जो एबिलिटी है वो काफी कम हो चुका है। तो ये एक टेक्निकल ट्रिगर बन जाता है मार्केट का रैली के लिए, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होता है कभी। तो 10 तारीख का बैठक में भी शायद और लिक्विडिटी की बात होगा, उससे 1-2 दिन की और मार्केट में रैली हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है वो सब रैली सस्टेन करेगा। तो अभी वो टाइम आ गया मेरे ख्याल से कि अभी आपको थोड़ा विजिलेंट और केयरफुल रहना चाहिए, खास करके वो सेक्टर्स में जहां पे काफी रैली हो चुका है। लेकिन ये भी मैं रीइटरेट करना चाहूंगा कि एक लेवल के साथ सिर्फ आप जुड़ मत जाइए कि 7600 7800 टॉप है, क्योंकि आप याद कीजिए जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, बड़े बड़े दिग्गजों का कहना था पहले कि 7800 बॉटम है, उसके बाद 7500 बॉटम है, उसके बाद 7200 बॉटम है, और फाइनली वो 6800 में जाके रुका। तो ये सब प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। तो नियर टर्म में इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन सस्टेनेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क है। परफेक्ट। तो ये है राय इस वक्त मार्केट पर। लेकिन एक टॉक ऑफ द टाउन सर जो सब बात कर रहे हैं वो है बैंकिंग शेयरों की और खासतौर से सरकारी बैंक्स की। क्या बजट के बाद आपको लगता है सरकारी बैंक खरीदने का वक्त है या अब भी इंतजार करना चाहिए? और दूसरी बात, क्या आपको भी लगता है कि अब अप्रैल की पॉलिसी में या उससे पहले रेट कट होगा? रेट कट होगा, मुझे पूरी उम्मीद है रेट कट होगा, और रेट कट काफी हद तक प्राइस्ड हो चुका है अनिल। ऐसा नहीं है कि मार्केट वेट कर रहा है रेट कट के लिए। जिस बजट के दिन में दोपहर को जैसे बॉन्ड डील्स नीचे आ गए थे, तभी से इसका प्राइसिंग इन शुरू हो गया था। तो मुझे लगता नहीं है कि रेट कट का अभी उम्मीद की बात करना चाहिए। अभी बात करना चाहिए कि रेट कट ऑलरेडी प्राइस्ड हो चुका है। अगर 25 बेसिस पॉइंट आता है तो रेट कट के दिन आपको बिकवाली ना दिख जाए बाजार में, क्योंकि ये फुल्ली प्राइस्ड इन है। अभी मार्केट को रेट कट के दिन ऊपर जाने के लिए 50 बेसिस पॉइंट्स के कट चाहिए, 25 नहीं। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा अनिल, आप पिछले साल के एक्सपीरियंस देख लीजिए, वापस जाके देखिए कि मार्केट का डाउन टर्न किस दिन से शुरू हुआ था। मार्केट का टॉप, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस दिन बना था जिस दिन 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उस दिन उछाल आया था। उसके बाद से मार्केट लगातार नीचे की तरफ गया, क्योंकि वो पहले से प्राइस्ड हो गया था। और एक चीज है कि हमारे मार्केट, हमारे इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है, अर्निंग्स का जो प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स का जो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन मैं लगातार बोलते आया हूं, ये 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट कट से इसका कोई सुधार नहीं होने वाला है। जो आज इन्वेस्ट नहीं करना है जो कंपनी, उसको आप जाके उसके दरवाजे के बाहर 1000 करोड़ रख दो और बोलो 25 बेसिस पॉइंट कम में तू ये लोन ले ले, वो आपको दरवाजा बंद करके थैंक यू बोल के छोड़ देगा। कंपनीज इन्वेस्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसको सेल्स का, रेवेन्यू का विजिबिलिटी नहीं है। उनका ऑलरेडी अपना अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी पड़ा हुआ है, वो अपना फैक्ट्री 100% कैपेसिटी पे नहीं चला पा रहा है, वो क्यों लोन लेके न्यू फैसिलिटीज बनाएगा 25 बेसिस पॉइंट कम होके। मॉनेटरी पॉलिसी का रोल अभी बहुत लिमिटेड है ये मार्केट की सुधार के लिए। ये बॉन्ड मार्केट के असर होगा और सेंटिमेंट रिलीफ होगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं इंटरेस्ट रेट कट से ये मार्केट का बहुत ज्यादा कुछ सुधार होगा। बैंक की बात, बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी रैली हो चुका है।
कोर जो इशू, जैसे मैंने अभी ज्योति जयपुरिया को बोलते हुए सुना कि कोर जो इशू है एसेट क्वालिटी का, उसमें कोई सुधार नहीं है। बैंक का जो ऑपरेटिंग स्टाइल है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है अभी तक। मैं कहूंगा 3 और 4 साल में आपको काफी पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिखेंगे जो 10 और 20 रुपए में मिलता, कुछ पेनी स्टॉक भी बन जाएंगे, क्योंकि बिजनेस माहौल और बैंकिंग सेक्टर के एनवायरनमेंट जैसे चल रहा है, मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को सर्वाइव करना 1-2 छोड़ के काफी मुश्किल होगा। और ये रिकैपिटलाइजेशन और ये छोटे मोटे जो चीज अनाउंसमेंट आ रहा है, इससे लॉन्ग टर्म सुधार कुछ नहीं होने वाला है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में। जो आप कह रहे थे कि पिछली बार ब्याज दरों में कटौती के बाद जो टॉप बना, वो एग्जैक्टली 1 साल पहले आज ही का दिन था, 4 मार्च 2015, जब 9119 का हाई निफ्टी ने बनाया था। एग्जैक्टली उसी दिन हाई बनाया। आज हम उससे 1 साल नीचे, 1 साल बाद इतना नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन बता दें आपको कि CNBC आवाज पर आ रहा है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें, जीते एक चमचमाती मर्सिडीज कार। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज, यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisorymonday.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। तो ये बेहतरीन चैंपियनशिप आप देखेंगे CNBC आवाज पर कुछ ही दिनों में। लेकिन इस समय बाजार पर अगर आप नजर डालें तो 1% नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है अनिल, और यही बाजार पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। HDFC बैंक 2% नीचे, SBI में 1.5% की गिरावट, कोटक महिंद्रा बैंक 1.5% नीचे। तो टॉप 5 लूजर्स अगर आप देखें तो आज बैंकिंग स्पेस से ही हैं। लेकिन बजट के बाद इंडस्ट्री कैसे देख रही है बजट को, और खास तौर पर ऑटो सेक्टर कैसे देख रहा है इस बजट को, इस पर बात करते हैं। मारुति सुजुकी के चेयरमैन RC भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भार्गव साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इंफ्रासेस हर तरह की गाड़ियों पर लगना, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है बजट में। ये बताइए, आपने तो दाम बढ़ाकर इसे पास ऑन किया है, ओवरऑल आपको बजट कैसा लगा? ओवरऑल बजट तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कई तरीके से बैलेंस जो किया है डिफरेंट सेक्टर्स का और डिफरेंट कामों का, वो बैलेंस अब की से बहुत बेहतरीन है। जैसे कि एक तो फिस्कल डेफिसिट, जो बहुत लोगों को उम्मीद थी कि शायद गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रिलैक्स करके और ग्रोथ की तरफ ज्यादा पैसा देंगे, वो गवर्नमेंट ने नहीं किया और फिस्कल डेफिसिट को बरकरार रखा। तो मेरे ख्याल से इससे काफी कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का बढ़ेगा और हमको भी उम्मीद है कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल रहेगा, इंटरेस्ट रेट्स भी गिरने की ज्यादा उम्मीद हो गई है और कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो जाएगी। रूरल एरियाज की तरफ जो थ्रस्ट है और रूरल इनकम्स बढ़ाने का जो प्रोग्राम है कि 5 साल में इनकम्स डबल करी जाएंगी, इससे कंजम्पशन गुड्स को और हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मेन ग्रोथ जो होती है आजकल वो रूरल एरियाज की ग्रोथ है, वो काफी तेज होती है। तो रूरल एरियाज में अगर 2 साल की जो ये एक मंदी नजर आई थी क्योंकि मॉनसून खराब थे, तो उसको अगर इस साल मॉनसून भी अच्छा हो जाए और ये इनकम बढ़ाने के काम भी चालू हो जाए तो उससे मेरे ख्याल से बहुत फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स
और अगर उसके जरिए से इकोनॉमी में पैसे ज्यादा आएंगे, सेंटिमेंट बढ़ेगा, उससे भी कारों की डिमांड बढ़नी चाहिए। तो इस सबको देखते हुए मैं समझता हूं कि जनरल मैक्रो सेंस में जो बजट है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी फेवरेबल है, बाकी इकोनॉमी के लिए भी फेवरेबल है। लेकिन सर, मुझे तो बजट देके ऐसा लग रहा है कि वित्त मंत्री की पूरी नजर पैसा वसूल करने की आपके सेक्टर से ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा दिया, छोटी कारों पर 1%, डीजल कारों पर 2.5%, 4% हायर कैपेसिटी वाले इंजन पर 1% एडिशनल टैक्स, लग्जरी कार पर 10 लाख से ज्यादा किए, और भी है R&D के एक्सपेंडिचर्स पे डिडक्शन कम करना, मतलब कई सारी चीजें हैं। ऐसा क्या आपकी इंडस्ट्री वाकई में इतनी मजबूत है क्या सर कि जितना टैक्स लगाना है लगा दें फिर भी आप झेल लेंगे? नहीं, मैं इस टैक्स के लगाने से सहमत नहीं हूं, और मैंने ये कहा भी है, लिखा भी है कि इस वक्त इंडस्ट्री पे ये टैक्स लगाना मेरे समझ में सही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अभी रिकवरी पूरी तरह से हुई नहीं। इंडस्ट्री की डिमांड जो है अभी काफी स्लगिश है, बढ़ नहीं रही है, और बजट के जो इस वक्त के प्रपोजल्स हैं, जब तक वो एक्चुअली ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होंगे तो उसमें कुछ समय जरूर लगेगा, क्योंकि ये रूरल एरियाज वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन बजट अनाउंस करते ही तो नहीं हो जाता है, उसमें काफी समय लगता है। तो सबको देखते हुए जो टाइमिंग है ये सही नहीं है। दूसरी चीज जो मेरे समझ में है वो ये है कि इसको एक किस्म का ग्रीन सेस करके लगाया गया है, मगर अगर आप उसका साइंटिफिक डेटा देखें जो IIT कानपुर ने इकट्ठा करके और रिपोर्ट में दिया है, तो कार्स के तरफ से जो दिल्ली में और शहरों में उसके प्रोपोर्शनेटली होता होगा, बट दिल्ली में कार सिर्फ 2% जो PM2 का लोड है एयर में, सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जो सेक्टर 2% कंट्रीब्यूट करता है उस पर ग्रीन सेस लगाना, और बाकी जो पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं इंक्लूडिंग 2 व्हीलर्स 6.6% और ट्रक्स करीब 10%, उस पर कुछ नहीं किया गया है। तो ये एक तरह से लगता है जो आप कह रहे हैं कि कार्स वाकई एक टारगेट करी जाती हैं, बिकॉज समझते हैं, और पुरानी थिंकिंग ये है कि ये लग्जरी गुड है, इस पर टैक्स लगाना बिल्कुल सही है। तो सर, क्योंकि टैक्स सेस लगा, आपने गाड़ियों के दाम बढ़ाए, क्या आपको लगता है इससे कुछ वॉल्यूम्स पर भी असर पड़ेगा? मैं समझता हूं इस वक्त जब मार्केट थोड़ी डिप्रेस्ड है तो दाम बढ़ाने से जरूर असर पड़ेगा। और इस महीने तो डिमांड ज्यादा रहती है मार्च में, तो मार्च में पता नहीं कितना फर्क पड़ेगा, बट मैं समझता हूं इसका असर हम आगे चल के अप्रैल से देखेंगे। कुछ तो मंदी जरूर आएगी इसकी वजह से। सर, बहुत सारे और भी मुद्दे एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन आज थोड़ी सी वक्त की कमी हो गई। फिर आपसे मैं किसी और दिन इंटरव्यू करूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बजट के प्रस्तावों पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे मारुति के चेयरमैन भार्गव साहब, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी। बाजार इस बीच आज 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़े से उतार चढ़ाव वाले माहौल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है, लेकिन फिलहाल बहुत कमजोरी नहीं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार पर होगी नजर, और नजर होगी आपके सवालों पर। जो भी आपने सवाल पूछे हैं, सौदा आपका में उसका जवाब देंगे। आप देखते रहिए CNBC आवाज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।